आज मैं अस्पताल पहुंची तो मरीजों का एक ढेर मेरा मुंतजिर था। मैं जल्दी से अपनी सीट संभालकर सबका मुआयना करने में मसरूफ हो गई थी। अभी मैंने चंद मरीज देखे थे कि एक अरबी मर्द आया और मुझे अपने घर चलने का कहा। यह अरबी पिछले कुछ महीने से लगातार 1-2 दिन के वक्फे से मेरे पास आता था और मुझे अपने घर ले जाता था, क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और सफ़र भी नहीं कर सकती थी। वैसे तो अस्पताल में बूढ़े मरीज भी आते रहते थे, मगर उस अरबी के पास पैसा ही इतना था कि वो अपनी माँ को तकलीफ देने की बजाय डॉक्टर घर बुलवा लेता था। मैं भी पैसा लेकर चली जाती थी। वैसे तो वो मेरे लिए गाड़ी भेज देता था, मगर जब कभी उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होती तो खुद चला आता था, क्योंकि तब वो कुछ देर का इंतज़ार भी बर्दाश्त नहीं करता था। मैंने उसे देखकर जल्दी जल्दी मरीज निपटाने की कोशिश की, मगर वो जल्दबाजी मचाने लगा। मैं उसके गुस्सा होने से पहले उठ खड़ी हुई और उसकी अफरा तफरी में मैं ये बात भी भूल गई कि आज मेरा शौहर हिंदुस्तान से आ रहा था और वो मुझसे अस्पताल का एड्रेस भी ले चुका था। मैं अरबी को इनकार कर देती तो हाथ से पैसा जाता और वो दोबारा मुझे कभी लेने ना आता। इसलिए सब बुलाकर मैं उस अरबी के साथ अस्पताल से निकलकर गाड़ी में बैठ गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब ना थी। मैंने गहरा सांस भरा। पैसा और पेशा दोनों ही मेरी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं उस अरबी को कुछ कह नहीं पाई, वरना मुझे शायद गुस्सा आया था कि मैं अस्पताल में इतने मरीज छोड़कर भागी थी और उसकी माँ घर में सुकून से पड़ी हुई थी। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाकर उस औरत का मुआयना किया और दवाई चेक करने लगी। साथ साथ मैं उस अरबी को जरूरी हिदायत भी देती जा रही थी, जिस पर वो हमेशा की तरह बेचैनी से पहलू बदलता बेतवज्जी से सुन रहा था। मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो वो मुझे इशारे कर रही थी कि मैं उसके बेटे से दूर रहूं। मैंने उस औरत के इशारे नज़रअंदाज करके सर झटक दिया, क्योंकि जिस रोज से मैं आ रही थी ऐसा ही हो रहा था। वो औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती और मुझे इस बात से उलझन होती थी, क्योंकि मैं सिर्फ उस औरत की बीमारी या इलाज की बात करती थी। मैं ज़्यादा फ्री नहीं होती। फिर न जाने क्यों वो औरत मुझे दूर रहने का कहती थी। उस वक्त भी मैं उसे नज़रअंदाज करके अपनी बात करती रही और फारिग होकर उठ खड़ी हुई। उस अरबी ने मुझे वादे के मुताबिक एक बड़ी रकम पकड़ा दी और अपने ड्राइवर के साथ मुझे वापस भेजने की बजाय खुद मेरे साथ चल पड़ा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी में सवार हो गई। अस्पताल का वक्त खत्म हो चुका था। मैंने भी उसको घर ले जाने का कहा। अब फारिग होकर मुझे अपने शौहर का ख्याल आ गया था। मैंने सोचा कि घर जाकर उसके इस्तेकबाल की तैयारी कर लूंगी, मगर जब मैं घर पहुंची तो मेरे शौहर मुझसे पहले वहां मौजूद थे और शदीद गुस्से में लग रहे थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने रात तक पहुंचने का कहा था। मेरी हैरत को नज़रअंदाज करके मेरे शौहर ने मेरा पर्स उठाकर देखा और जब वहां काफ़ी ज़्यादा रकम देखी तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वो सरप्राइज देने का सोचा था, इसलिए जल्दी आ गया, मगर मैं ये नहीं जानता था कि जल्दी आने पर मुझे भी सरप्राइज मिलेगा। तुम अस्पताल से निकलकर अरबों के घर जाती हो और पैसा कमाती हो। अपने शौहर की ऐसी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो मुझे इतना गलत समझ रहा था। तब मुझे पता चला कि मेरा शौहर हिंदुस्तान से पहुंचते ही सीधा अस्पताल पहुंचा था। वो मुझे अस्पताल मिलकर खुश करना चाहता था, मगर जब वो वहां पहुंचा तो मैं उस अरबी के साथ उसके घर जा रही थी। अस्पताल में मौजूद नर्सों ने मेरे शौहर को इंतजार करने को कहा और बताया कि मैं अक्सर उस अरबी के साथ जाती हूँ और कभी कभी मुझे देर भी हो जाती है। मेरा शौहर ये सुनकर भड़क उठा और घर चला गया। शाम को मैं घर लौटी तो मेरे बैग में इतनी बड़ी रकम देखकर मेरे शौहर ने मुझे वजाहत का मौका दिए बिना ही तुरंत तलाक दे दी और मुझे चलता कर दिया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। कुछ अरसा पहले ही यहाँ ब्याह कर आई थी और अस्पताल में डॉक्टर थी। मैं हमेशा अपने काम से काम रखती और यहाँ तो फिर लोगों की जुबान भी अलग थी, इसलिए ज़्यादा लोगों से मेरी जान पहचान भी नहीं बढ़ पाई थी। अभी मैं परेशान थी कि मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई तो मैं ठिठक गई, क्योंकि दरवाजे पर वही अरबी मौजूद था। मेरा मोबाइल उसकी गाड़ी में रह गया था जो मुझे देने आया था और अब हैरान सा हमें देख रहा था। मैं शर्मिंदगी से रो पड़ी थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत का पास रखा था और हलाल कमा रही थी, मगर मेरे शौहर ने एक तीसरे मर्द के सामने मेरी इज्जत का ख्याल किए बिना मेरे किरदार पर दाग लगाकर तलाक दे दी थी। हालांकि वो अरबी हमारी जुबान नहीं जानता था और यकीनन मेरे शौहर के अल्फाज नहीं समझ पाया होगा, मगर तासुरात तो सबको समझ आते हैं। एकदम उस अरबी ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मेरे पास अब वही आखिरी हल था, इसलिए मैं बिना सोचे समझे उसके साथ चली गई।
रात गहरी होती जा रही थी। उस अरबी ने मुझे अपने घर ले जाकर पूरे 4 घंटे। मेरा नाम समा है और मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी। हम 4 बहन भाई थे। वालिद साहब का अपना छोटा सा कारोबार था और घर में अच्छा खाना पीना था। मुझे शुरू से डॉक्टर बनने का बड़ा शौक था और मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मेरा शौक देखते हुए घर वालों ने मेरी तालीम पर खास तवज्जो देनी शुरू कर दी और मेहनत का नतीजा ये निकला कि जब मैंने मेडिकल का टेस्ट दिया तो पहली बार में ही इम्तिहान पास कर गई और मेडिकल की तालिबा बन गई। अपने बाकी बहन भाइयों में मैं सबसे जहीन थी और वो अकेली मैं ही थी जो डॉक्टरी लाइन में आई थी। मेरे 2 बड़े भाई थे और एक छोटी बहन थी। भाई पढ़ लिख कर बाबा के कारोबार में शामिल हो गए तो उनकी खानदान में ही अच्छी लड़कियां देखकर शादी कर दी गई। छोटी बहन की भी तालीम में खास दिलचस्पी न देखकर मेरे बाबा ने अपने जानने वालों में रिश्ता कर दिया और जल्द शादी भी कर दी। मैं पूरी मेहनत से अपनी तालीम हासिल कर रही थी। जब चंद साल बाद मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो अपने ही शहर के सरकारी अस्पताल में मुझे नौकरी मिल गई। मुझे कामयाब देखकर मेरी दूर पार की एक फूफो ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उस फूफो के ससुराल वाले बहुत खाते पीते लोग थे और जमीन जायदादों वाले थे। फूफो अपने आला खानदान के गुरूर में बाकी खानदान से कम ही मेल जोल रखती थी, मगर जब मुझे डॉक्टर बना देखा तो उन्हें ख्याल आ गया कि अपने खानदान की लड़की है और अच्छी भली है तो यही रिश्ता करना चाहिए। इतने अरसे बाद आना जाना करके रिश्ता मांग लेने पर मेरे अब्बा जी का घराना अच्छा था, मगर हम में से कोई भी उन्हें अच्छे से नहीं जानता था। खानदान वालों ने बाबा को सोच विचार में गुम देखा तो मशवरा दिया कि रिश्ता कर लेना चाहिए। वो लोग अच्छे हैं और अब्बा की किस्मत अच्छी थी कि उनकी बेटी का इतने अच्छे घर से रिश्ता आ गया था। खानदान वालों के समझाने पर अब्बा ने हामी भर ली और यूं मेरा रिश्ता फूफो के बेटे के साथ हो गया। फूफो का बेटा सऊदी अरब में रहता था। सुनने में आया था कि उसका अपना कारोबार था। रिश्ता होते ही दोनों तरफा शादी की तैयारियां होने लगी और बहुत धूमधाम से मैं ब्याह कर फूफो के घर पहुंच गई। मेरे शौहर अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे और सुलझे हुए। मुझे इस घराने ने बहुत इज्जत दी। मैं जो खौफ का शिकार थी कि शायद इन सब लोगों में मेरा गुजारा ना हो, अब वो खौफ भी दूर हो गया था। शादी के कुछ ही अरसे बाद मैं शौहर के साथ सऊदी अरब आ गई। यहाँ मेरे शौहर ने एक छोटा सा घर लिया हुआ था जो मुझे लगा था कि शायद उसका अपना होगा, मगर बाद में पता चला कि वो किराए का घर था। यहाँ आकर मेरे शौहर ने मेरी नौकरी का बंदोबस्त भी कर लिया था। मेरा तालीमी रिकॉर्ड बहुत शानदार था, इसलिए मुझे यहाँ भी एक अस्पताल में नौकरी मिल गई थी। साथ ही मैंने अरबी जुबान का कोर्स करना शुरू कर दिया जो कि मेरी जॉब के लिए बेहद ज़रूरी था। अगली जिंदगी में कदम रखते ही मुझ पर अपने शौहर की बहुत सी खामियां खुलने लगी थी, जिसकी वजह से मेरी ये उलझन भी सुलझ गई कि फूफो ने अपने ससुराल को छोड़कर मुझे ही क्यों बहू बनाया था, क्योंकि मेरा शौहर सऊदिया में अपना पैसा बिजनेस के नाम पर डुबो चुका था और अब खाली हाथ था, मगर हिंदुस्तान जाने को तैयार नहीं हुआ और ना ही उन लोगों ने खानदान में किसी पर जाहिर किया कि वो किन हालात का शिकार है। मेरा शौहर अजीब दिमाग का बंदा था। हाथ में पैसा नहीं था, मगर उसे नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ लगता था और हर वक्त वो बड़े बड़े कारोबारी लोगों में उठता बैठता था। उसके पास कारोबार के बहुत से मंसूबे थे। घरवाले पहले ही उसे अच्छी खासी रकम दे चुके थे और अब मजीद उसे एक पैसा भी देने को तैयार नहीं थे। फूफो को नजर आ रहा था कि उनका बेटा सारी जिंदगी अब बस यही ख्याली पुलाव बनाता रहेगा, इसलिए उन्होंने कमाऊ लड़की लाने का सोचा और ऐसी लड़की जो शौहर को कमाकर खिलाए वो मैं ही हो सकती थी, जो कभी सर उठाकर कुछ ना कह सकती, वरना बड़े घर की लड़कियां तो पहले रोज ऐसे निखट्टू शौहर को लात मारकर चली जाती हैं। मेरा दिल अपने शौहर की असलियत जानकर बहुत बुरा हुआ था, मगर मैं खामोश रही और मेहनत करने लगी। मैं चाहती थी कि जो शान हिंदुस्तान में हमारी बनी हुई है वो कायम रहे और यहाँ मैं मेहनत से पैसा इकट्ठा करके किसी तरह अपना घर ले लूँ। मेरा शौहर भी मुझे हर वक्त मेहनत करने का कहता था, क्योंकि वो अब मुझसे अपने कारोबार के पैसे लेना चाहता था, जबकि मैं अब अपने शौहर को जान गई थी। वो सिर्फ पैसा उड़ाना जानता था। वैसे भी जिस मर्द को बैठकर औरत की कमाई खाने की लत लग जाए वो कभी खुद कमाने का तकल्लुफ नहीं करता। इसलिए मैं अभी पैसा जमा जरूर कर रही थी, मगर अपने घर के लिए ऐसा कर रही थी। एक रोज अस्पताल में अचानक एक अरबी मर्द आया और उसने कहा कि उसे एक लेडी डॉक्टर चाहिए जो उसके साथ उसके घर जाकर उसकी बीमार माँ का इलाज कर सके। उस वक्त मैं ही फारिग थी, मगर किसी के घर जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी मैंने उस अरबी को नजरअंदाज कर दिया, मगर जब उसने मुझे देखा तो कुछ चौंक सा गया और अचानक ही जिद करने लगा कि मैं उसके घर चलूं। मैं इनकारी हो रही थी,
मगर जब उसने मेरे सामने पैसा रखकर साथ जाने का कहा तो मैं एक साथ इतनी बड़ी रकम देखकर चौंक गई। तब मुझे वहां मौजूद एक नर्स ने भी मशवरा दिया कि मैं घबराऊं नहीं, उसके साथ चली जाऊं। उसने कहा कि ये अरबी शेख फ्रॉड नहीं होते, वाकई इसकी माँ बीमार होगी और अगर मेरा इलाज इसे पसंद आया तो वो मुझे बेशुमार पैसा देगा और अपनी माँ का सिर्फ मुझसे इलाज करवाएगा। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गई। मुझे वैसे भी पैसा चाहिए था। मैं एक डॉक्टर थी और मरीज को देखना मेरा फर्ज भी था। मैं फर्ज पूरा करती और पैसा लेकर आ जाती। ये सोचकर मैं मुतमईन हुई और उस अरबी के साथ चल पड़ी। उसकी माँ वाकई बीमार औरत थी, मगर ऐसी गंभीर बीमार भी न थी कि वो अस्पताल ना ले जा सकता। मगर जाहिर है सिर्फ पैसे की चमक थी कि वो घर बैठे सुकून से सब करवा रहा था। मैंने पूरी ईमानदारी से उसकी माँ का मुआयना किया। उसकी माँ सिर्फ किसी टेंशन और सदमे का शिकार थी। मैंने उसके लिए दवा वगैरह लिख दी और मजीद कोई भी गैर जरूरी बात किए बगैर पैसे लेकर अस्पताल वापस लौट गई। मेरा पैसा वराना अंदाज साधु सरबी को पसंद आया था, जिसकी वजह से वो हफ्ता भर के बाद ही गाड़ी भेजकर फिर मुझे बुला चुका था। उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसकी माँ मेरे इलाज के बाद से ठीक होने लगी है। मैं खुश हो गई। मेरा काम चल निकला था। मैं अपना फर्ज पूरा करती थी और फीस के तौर पर मुझे काफी रकम मिल जाती। बस उस अरबी की माँ की एक बात मुझे खटकती थी कि दूसरी बार से जब भी मैं उसे चेक करने लग गई वो मुझे अपने बेटे से दूर रहने के इशारे करती थी, जो मुझे पहले तो अजीब लगता मगर फिर मुझे नागवारी का एहसास होने लगा था कि मैं एक पेशावर डॉक्टर थी, मुझे उसके बेटे में कोई दिलचस्पी ना थी। ऐसे में उसकी ये एहतियात मुझे बुरी लगती थी, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किए रखा था। मेरे पास तेजी से पैसा जमा होने लगा था। मैं पूरी उम्मीद थी कि जल्द मैं अपना घर भी ले सकूंगी, मगर वहां से मेरे शौहर का मिजाज मुझ पर गिरा गुजरता था। वक्त के साथ साथ मुझ पर अपने शौहर की एक और कमी खुली थी। वो शक्की मिजाज इंसान था। कभी अगर मुझे अस्पताल में देर हो जाती तो सवाल करने लगता था और एक रोज उसने मुझसे निहायत ही अजीब सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर मैं चौंक गई थी। वो मुझसे बोला कि क्या तुम्हारे अस्पताल में कोई अमीर जवान डॉक्टर है? मेरे लिए ये सवाल गैर मुतवक्का और हैरान कुन था। मेरी नज़र में ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं था, न मैं ज्यादा किसी को जानती थी। तभी मैंने नहीं में सर हिला दिया। मेरे इनकार पर मेरा शौहर बोला कि फिर आखिर तुम्हें अस्पताल में अब देर क्यों होने लगी है? मैं इस बात पर धक से रह गई थी। क्या वो समझ रहा था कि मैं किसी डॉक्टर के चक्कर में अस्पताल में रुकने लगी हूँ? मेरी संजीदगी पर मेरे शौहर ने हंसकर कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, मगर मेरे दिल में उसका ये बेहुदा मजाक गड़ सा गया था। सक्की मर्द किसी बीवी के लिए जहनी बीमारी से कम भी नहीं होता और मेरे जैसी लड़की जो खुद कमाकर खिलाए उसे तो मर्द का शौक वैसे भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर वो इतना ही गैरतमंद था तो खुद कमाता और मुझे घर बैठा लेता, मगर मैंने ये अल्फाज अपने शौहर को नहीं कहे और दिल में दबा गई। मेरी तरबियत भी वही थी कि चाहे घुट घुट कर मर जाऊं, मगर तलाक की सोच दिमाग में नहीं लानी। मैंने शौहर के शक को नजरअंदाज करके अपनी कमाई पर ध्यान रखा और जितना पैसा जमा किया था वो सब अपने पास छुपा कर रखने लगी। मेरा शौहर मेरी कमाई पर ऐश भी कर रहा था और 1 साल बाद हिंदुस्तान भी जा पहुंचा था। मैं जो शादी के बाद पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, दिन रात घर वालों की याद में सुलग रही थी, मगर पैसा बचाने के लालच में हिंदुस्तान जाने का नहीं सोचा था। मगर मेरा शौहर अपने पास पैसा जमा करके मुझे इतला देता, वो तो मुझे बताए बगैर जा चुका था। मैं खून के घूंट पीकर रह गई थी। उस दिन मैं हस्बे मामूल उस अरबी औरत को चेक करने चली गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी मेरे शक्की शौहर ने मुझे अरबी के साथ जाते देखकर गलत मतलब लिया था और मेरे घर पहुंचते ही मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगाकर मुझे तलाक दे दी थी। मैं उस अरबी के साथ उसके घर पहुंच गई, मगर वो मुझे अपने घर ले जाते ही कमरे में बंद हो गया और पूरे 4 घंटे तक ना बाहर निकला ना कोई बात की। मैं उलझी हुई सी बाहर ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। पराया घर था, मैं अपनी मर्जी से उठकर जा भी नहीं सकती थी। 4 घंटे के बाद वो अरबी अपने कमरे से बाहर निकला और मुझसे ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पसीना पसीना हो रहा था और उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे। मुझ पर उस रोज राज खुला था कि क्यों वो अरबी औरत मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा करती थी और मैं उसे ही गलत समझती रही, जबकि वो तो मुझे अपने बेटे से बचाना चाहती थी। उस अरबी ने मुझे एक कमरा दिखाया जहां मुझे रहने की इजाजत थी। मैंने फौरन उस कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल खौफ से फड़फड़ा रहा था। मुझे बहुत रोना आया था। मैं ऐसी जगह मौजूद थी जहां से अपने घर भी नहीं जा सकती थी। पूरी रात मैंने रो धोकर गुजारी और दिल में अपने साबिका शौहर के लिए शदीद नफरत पैदा हो रही थी। सुबह होते ही मैं बाहर निकली तो वो अरबी घर पर मौजूद नहीं था। मैं उसके घर से निकलकर अपने साबिका शौहर के घर पहुंची
तो वो भी घर पर नहीं था और दरवाजे पर लॉक था। मेरे पास दूसरी चाबी थी जिसकी वजह से मैं घर में दाखिल हुई और अपना सामान समेटने लगी। एक लॉकर में मेरी जमाशुदा रकम पड़ी हुई थी और कुछ जेवर भी। मैंने उस सब समेटकर अपने बैग में डाला और हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। मैं वापस उसी अरबी के घर आई थी। मेरी मजबूरी थी कि मैं अनजान जगह पर अनजान लोगों के बीच अकेली रहने से घबरा रही थी, जबकि उस अरबी के घर मुझे बहरहाल उसकी माँ का सहारा था। मैंने अपना सामान उस कमरे में छुपा कर रखा जो मुझे रिहाइश के लिए दिया गया था। मैं आज पहली बार उस अरबी की गैर मौजूदगी में उसकी माँ के कमरे में पहुंच गई। वो औरत मुझे देखकर चौंक गई और खुशी से मिली। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई कि मैं उसे बुरी औरत समझती थी। वो औरत अरबी में मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी। मैं अब अरबी जुबान का कोर्स करने की वजह से काफ़ी हद तक बात समझ लेती थी। मैंने उसकी माँ को टूटी फूटी अरबी में बताया कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है और फिलहाल मेरे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो औरत दुखी हो गई और मुझे कहा कि मैं जब तक चाहूँ उनके घर रह सकती हूँ। उस औरत की बात पर मुझे उस अरबी की राहत वाली बात याद आई तो मैंने झिझक कर उस औरत को बताया। मेरी बात पर उसके चेहरे पर एकदम तारीक साया सा लहराया था। उसकी आंखें नम हो गई और उसने मुझे अपनी बीमारी की वजह और अपने बेटे की इस हालत की वजह तफसील से बता दी। मैं इस सच्चाई से वाकिफ होकर दंग रह गई थी। उस औरत ने बताया उसकी एक बेटी थी जो जवान थी और अपनी माँ और भाई की लाडली बेटी थी। उसे बेपनाह पैसा और ऐश दी गई थी, मगर वो जवान हुई तो उसे गुनाहों की लत पड़ गई। वो भाई से छुपकर गैर मर्दों से ताल्लुकात रखने लगी। उसकी बदकारी बढ़ी तो एक रोज उसके भाई पर भी ये राज खुल गया। वो गुस्सा हुआ और बहन को इस गुनाह से रोका, मगर वो संभलने की बजाय दीदा दिलेरी पर उतर आई। भाई का बस नहीं चलता था कि गैरत के नाम पर उसका कत्ल कर दे। उसने बहन से सारे ताल्लुक खत्म कर लिए और उसे उसके हिस्से की जायदाद देकर घर से निकाल दिया। वो बहन दुबई जाकर बस गई और अपनी आज़ाद जिंदगी गुजारने लगी, जिस पर भाई अपने फैसले पर पछताकर उसे मनाने की कोशिश करने लगा, मगर वो अचानक गायब हो गई और आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके गम में वो अरबी और उसकी माँ सदमे में आ गए थे और बूढ़ी माँ तो बिस्तर से जा लगी और अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश करने लगी। वो इलाज करवाने पर राजी नहीं थी, इसलिए अरबी ने अस्पताल जाकर डॉक्टर का पता किया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो ठिठक गया, क्योंकि मैं बिल्कुल उसकी बहन की हमशक्ल थी। जाने क्या सोचकर उसने मुझे ही अपनी माँ के इलाज के लिए आमादा किया। मैं पैसा देखकर मान गई और उसके घर चली गई। उसकी माँ ने मुझे देखा तो खुश हो गई। वो मुझे अपनी बेटी ही मानने लगी। उसने बेटे से भी यही कहा था कि मैं उसकी बेटी ही हूँ। इसी खुशी में वो ठीक होने लगी, मगर उसे खौफ था कि कहीं उसका बेटा मुझे फिर से घर से ना निकाल दे। इसलिए वो मुझे अपने बेटे से दूर रहने का इशारा देती थी और खुद को महफूज रखने का कहती थी। उसका जब जी चाहता वो मुझे बुला लेती थी और वो अरबी मुझे अपनी माँ के चेकअप का बहाना बनाकर घर ले आता था। मगर जब मेरे शौहर ने जब मुझ पर शक करके मुझे तलाक दी तो वो कुछ हद तक मामला समझ गया और मुझे अपने घर ले आया, मगर आते ही खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब वो कमरे से निकला तो उसने मुझसे यही कहा कि अगर वो खुद को कमरे में बंद ना करता तो शायद वो मेरा कत्ल कर बैठता। मैं उसके अल्फाज पर खौफ ज़दा हो गई थी और उसकी बात नहीं समझ पाई थी। उसकी माँ ने पूरी सच्चाई बताकर कहा कि वो दोनों ये जानते हैं कि मैं कोई हिंदुस्तानी लड़की हूँ, मगर फिर भी वो माँ कभी कभी मुझे अपनी बेटी मानकर सुकून ले लेती है और वो भाई भी मुझे अपनी सगी बहन मानकर अक्सर गुस्सा हो जाता है कि मैंने उन दोनों को धोखा दिया और मैं उनकी बेटी से बहुत मुसाबत रखती हूँ, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी शक होने लगता है कि मैं अनजान बनकर उनके बीच रहने लगी हूँ। बूढ़ी अम्मा ने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर दिखाई तो मैं हैरत से साख्त हो गई। वो वाकई मेरा दूसरा रूप था। मैंने सुना था कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं और आज देख भी लिया था। मैं अब उन माँ बेटे की बेबसी समझ रही थी जिनकी बहन बेटी गुम हो चुकी थी और उसका कोई निशान नहीं मिल रहा था। ऐसे में एक हमशक्ल लड़की सामने आए तो कोई भी होता तो यही समझता कि मैं उनकी बेटी ही हूँ। मैंने अपने मोबाइल में मौजूद अपने बचपन, जवानी और हर उम्र की तस्वीर उन दोनों को दिखाई तो उन्हें यकीन आ गया कि मैं कोई और हूँ। मगर उस अरबी ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा कि मैं चाहे जो भी हो मगर उसके लिए उसकी बहन हूँ और जब तक चाहूँ उसके घर रह सकती हूँ। मैं जो अपने शौहर की बदफितरी का शिकार थी, गैर लोगों की इस मोहब्बत पर रो पड़ी थी। मैंने घर वालों को कॉल करके सब बता दिया। वो सब गमज़दा थे और मुझे घर बुलाने लगे, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं यहीं रहकर अपना घर खरीदने का ख्वाब पूरा करके अपने माँ बाप को अपने पास बुला लूंगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।